Hello everyone, I welcome you all to the editorial analysis series. Today we will discuss important editorials from different newspapers like we have the Indian Express and one editorial is from Lifemin. तो आई होप यहाँ पर ये इमेज देख के मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे कि एक एडिटोरियल तो इंडिया नेपाल पर होने वाला है, ठीक है, स्पेशली कंसीडरिंग दी सिचुएशन इन नेपाल जहां पर अभी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस सिनेरियो में इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो नो अबाउट कि कैसे जो इंडिया नेपाल के रिलेशंस थे वो इवॉल्व हुए, क्या सिग्निफिकेंस है नेपाल की इंडिया के लिए, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन इंडिया नेपाल रिलेशंस, व्हाट आर दी स्टेप्स जो इंडिया को अभी फेस क्या कहते हैं लेने चाहिए टू डील विद नेपाल। देन एक और एडिटोरियल है विच इज बीइंग रिटन बाय हर्ष वी पंत। तो हर्ष वी पंत ने दूसरा एडिटोरियल उन्होंने लिखा है लाइव मिनट्स में। इट इज अबाउट कि इंडिया की जो हार्ड पावर है, ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पावर, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट। दो तरह की पावर होती है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड पावर मतलब कि मिलिट्रली आप कितने ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को टैकल करने के लिए। इसमें जैसे कि डिफेंस रिलेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ये सब चीजें आती हैं। सॉफ्ट पावर इज लाइक कि जैसे कि फॉर एग्जांपल योर बुद्धिज्म, योर कल्चर, इन सब चीजों से आप कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हो, उसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर बिगनिंग विद कि क्या न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया, उन व्यूज के पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि नेपाल जो है वो एक तरह से हमें दिख रहा है कि एक बार फिर से काफी ज्यादा वहां पर जो पॉलिटिकल सीन है काफी ज्यादा चर्न हो रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं स्ट्रीट पे। केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी उसका फॉल देखने को मिला और जो वहाँ का यूथ है वो काफी ज्यादा गुस्सा है ड्यू टू करप्शन। और ऐसा देखने को मिला कि वहां पर जो काफी ज्यादा लग्जूरियस लाइफ देखने को मिल रही है, जो टॉप लीडर्स है उनकी, वेयर इज द यूथ इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ब्रोकन सिस्टम। बट ये जो मोमेंट है ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल रिलेशन हिस्टोरिकली बहुत ही क्लोज और कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर एस डी मुनी, ओके, तो प्रोफेसर एस डी मुनी इंडिया नेपाल रिलेशंस को रोटी बेटी का रिश्ता बताते हैं। ओके, रोटी बेटी का कैसे? तो रोटी बेटी इज लाइक कि कहीं ना कहीं अपनी फूड सप्लाईज एक्सेट्रा इन चीजों के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं। साथ में जैसे कि मैंने आपको एक दिन और बताया था कि अगर हम ये इंडिया का मैप देखें, यहाँ पे नेपाल है तो ये काफी ज्यादा पास है, बॉर्डर करता है स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मैरिजेस भी होते हैं इन एरियाज में लोगों के बीच में। तो इसीलिए इसे रोटी और बेटी का रिश्ता बोला जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन है ये इवॉल्व कैसे हुए हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें 1950 में हमने ये देखा कि एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। जब इंडिपेंडेंट होते हैं 1947, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम साइन करते हैं नेपाल के साथ 1950 में, कि दोनों देश जो है शांति से और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल ओपन बॉर्डर, फ्री मूवमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक्सेट्रा। फिर नेपाल में पहले ना मोनार्की थी, देन देयर वर सर्टेन डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होते हैं नेपाल में। तो क्या होता है नेक्स्ट, नेपाल में डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होते हैं 1990s में, 2006 में, और जहां पर इंडिया जो है इन नेपाल का जो ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक, इसको इंडिया ने सपोर्ट करता है। एक मेजर हर्डल आता है ड्यूरिंग द 2015 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जहां पे मधेसी लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं और ऐसा इंडिया के ऊपर अक्यूजेशन लगाया जाता है कि इंडिया ने वहां पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया और इन प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं फ्यूल किया। सो दिस वॉज अ मोमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। तो मधेसी प्रोटेस्ट से क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। अभी हाल फिलहाल कहीं ना कहीं रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे बिकॉज देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ऑन लाइक काला पानी, लिपू लेक, फिर चाइनीज इनरोड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो देयर इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरडिपेंडेंस तो है। नाउ लेट अस डिस्कस कि आखिर नेपाल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी तो उसको पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नेक्स्ट इज कि इकोनॉमिकली भी नेपाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली नेपाल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नेपाल का 60% ऑफ नेपाल ट्रेड इंडिया के साथ है, तो काफी ज्यादा इंडिया को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा आप बाकी सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल टू पीपल टाइज, काफी नेपाली लोग जो है वो इंडिया में काम करते हैं या फिर दे आर स्टडिंग। गोरखा रेजिमेंट्स जो है वो इंडियन आर्मी का पार्ट है। देन देयर इज कोऑपरेशन इन दी एनर्जी सेक्टर एज वेल। हाइड्रो पावर पोटेंशियल, डिफरेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अरुण एक्सेट्रा, इन सब पे भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंडिया और नेपाल। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि क्यों हमारे लिए नेपाल इम्पोर्टेंट है। बट देन देर आर सर्टेन चैलेंजेस, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है और वो बार बार नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। देन देर इज द बिगेस्ट चैलेंज इज द चाइना फैक्टर, जहां पर चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स नेपाल में बढ़ा रहा है। बॉर्डर इश्यूज, ये कुछ चीजें हैं जो कि दोनों देशों के बीच में चैलेंजेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट अस कम, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ओके, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। अब एडिटोरियल पर आ जाते हैं। तो ये एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों के व्यूज दिए गए हैं कि हाल फिलहाल अभी जो नेपाल में सिचुएशन चल रही है, इस सब के चलते इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनो जेवियर है, ओके, ही इज सेइंग कि इंडिया को कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने चाहिए, अपनी नेपाल पॉलिसी रीसेट करो। ऑन द अदर हैंड मंजीव पुरी, ही इज सेइंग पहले नेपाल में पीस एस्टैब्लिश हो जाने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अब इसको हम एक यूपीएससी आंसर की तरह डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, रॉक्ड बाय प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अपीवल, नेपाल फेसेस अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, आई डोंट थिंक किसी को भी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्या लिखा हुआ है कि नेपाल में प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल अपीवल हो रहा है, एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी है। देन discuss the steps needed to first restore peace in Nepal and then the measures India must take to reset its Nepal policy। क्या लिखा हुआ है कि आप स्टेप्स डिस्कस कीजिए कि कैसे पहले तो नेपाल में पीस रिस्टोर करें और फिर क्या मेजर्स इंडिया ले सकते हैं ताकि उसकी नेपाल पॉलिसी रीसेट हो सके। किसी भी आंसर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बट ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये हम आंसर में यूज नहीं करते। ओके, आपका वो, जैसे इंट्रोडक्शन इज दी स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना। तो वो जो स्टेटमेंट्स, वो सेंटेंसेस या पैरा जो आपने लिखा है, वो अपने आप में ही दिखना चाहिए कि हाँ ये इंट्रो है। बॉडी मतलब कि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपके आंसर से समझ आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल हो गई। कंक्लूजन, कंक्लूजन किस वर्ड से आ रहा है, कंक्लूड, कंक्लूड मतलब क्लोजिंग, ठीक है। तो जब आप अपना कंक्लूजन लिख रहे हो तो वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब आंसर खत्म होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस जैसे कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं कि नेपाल में इंटेंस पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जो हमने वहां पर रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट देखे, ड्यू टू विच द केपी ओली गवर्नमेंट फेल। काफी ज्यादा स्ट्रीट अनरेस्ट, राइजिंग डिसइल्यूजनमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो रही है। नाउ लेट अस डिस्कस कि कैसे हम नेपाल में जो है क्या कहते हैं पीस एंश्योर हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो वहां पे जो अब लीडर्स हैं, ओके, या यूथ है और जो आर्मी के लोग हैं, उन सबका मानना है कि सबसे पहले नेपाल में एक तो उनको पीस प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ओवर पॉलिटिक्स, रादर देन कि अब कौन पावर में आएगा, ठीक है, पावर सीकिंग, ये सब करने की जगह उनको ये देखना है कि सबसे पहले हम शांति कैसे बनाए। सेफ इवैक्यूएशन कीजिए, जैसे कि आप प्रोटेस्टर्स का हैवी हैंडेड रिप्रेशन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का वन ऑफ द रीजन भी ब्रूटल पुलिस सप्रेशन था। ओके, तो वो हैवी हैंडेड रिप्रेशन आपको अवॉइड करना है। जो यूथ है, नए लीडर्स हैं, उनको आप एंगेज कीजिए। ओके, सबके ओपिनियंस लीजिए, सभी स्टेक होल्डर्स से डायलॉग कीजिए कि कैसे अब आगे नेपाल का फ्यूचर बिल्ड करना है। इससे क्या होगा, जो ओलिगार्किक पॉलिटिक्स वहां पर चल रही थी, सेम सेट ऑफ लीडर्स जो बार बार डोमिनेट कर रहे थे पॉलिटिक्स को, दैट विल ऑल्सो ब्रेक। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेस थे अनरेस्ट के, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, गवर्नेंस डेफिसिट है। तो अब जो नई गवर्नमेंट वहां पर बनेगी, उसको फोकस करना चाहिए जॉब क्रिएशन पे, एजुकेशन पे, एम्पावरमेंट पे एक्सेट्रा। Apart from this, there were a lot of issues with respect to transparency, accountability and corruption in Nepal. तो वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव गवर्नेंस, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ,
नेपाल जो है वो अपने ग्लोबल डायस्पोरा जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है, कंट्रीज में लोकेटेड है, गल्फ, मलेशिया, इंडिया, इनसे भी इनको लिवरेज कर सकता है, वहां से रेमिटांसेस चैनल कर सकता है इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो ठीक से वर्क करने लगे, लोगों में जो गुस्सा है टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमी उसको वर्क किया जा सके। अब इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस सिनेरियो में? तो इंडिया को जो नए जनरेशन ऑफ नेपालीज लीडर्स हैं उनसे एंगेज करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि कैसे इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया और नेपाल आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, और इंडिया को साथ में सपोर्ट भी करना पड़ेगा। नेपाल की जो एस्पिरेशंस है फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन मत कीजिए जिससे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर ऐसा परसेप्शन है कि ये बड़े भाई की तरह हमें कंट्रोल करते रहते हैं, तो वो मत कीजिए, आप उसको सपोर्टिंग बैनर में एक्ट कीजिए। काठमांडू सेंट्रिक पॉलिसी से हमको बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा डिफरेंटली सोचना है, तो हमें नेपाल की जो फेडरल प्रोविंसेस हैं, रीजन्स हैं, उनसे भी एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच बनानी पड़ेगी, रादर देन कि बस जो कुछ इलीट्स है उनके साथ ही हम लिमिटेड एंगेजमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर लें जिससे कि क्या होगा कि नेपाल की इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाएगी, तो उससे वहां पर जो सिचुएशन है वो भी डील हो जाएगी। फैसिलिटेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल टाइज, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, ये सारी चीजें we can do, okay, to deal with this situation and to improve India Nepal ties. So ultimately we can conclude कि नेपाल जो है वो काफी क्रिटिकल जंक्चर पे है जहाँ पे पीस, इंक्लूसिविटी और इकोनॉमिक रिवाइवल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इंडिया के लिए अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि कैसे वी आर देयर फॉर नेपाल बाय सपोर्टिंग इट इन एवरी मैनर, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे उनका डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, एंड दिस कैन बी अ फेस जब हम नेपाल का दिल जीत सकते हैं। ओके, तो एक टेक्टफुल और सेंसिटिव अप्रोच हमको चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि इंडिया का जो हार्ड पावर डेफिसिट है उसका रीजन क्या है। ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये हार्ड पावर होती क्या है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रीजंस हैं कि इंडिया के एक हार्ड पावर डेफिसिट है, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इंडियाज हार्ड पावर डेफिसिट रिमेन्स अ स्ट्रक्चरल चैलेंज इन इट्स राइज एज अ मेजर ग्लोबल पावर। तो अगर किसी भी कंट्री को एक ग्लोबल पावर बनना है उसके लिए आपको अपनी हार्ड पावर बिल्ड करनी पड़ेगी। आप चाइना देख लो, आप यूएसए देख लो, आप रशिया देख लो। तो अगर इंडिया भी एक विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसके लिए हमें अपनी हार्ड पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में कुछ हम रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्यूट चल रहे हैं ग्लोबली, बीट द रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना टेंशन एक्सेट्रा, इस सब ने दोबारा से हमको दिखाया है द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर, कितना ज्यादा जरूरी है आपको मिलिट्रीली पावरफुल होना अगर आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। देन recent debates in India over Operation Sindoor and Theater Commands reform highlight persistent concerns about India's hard power capabilities. जैसे कि हर्ष विपात आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को एक्सिलरेट करने चाहिए अपने डिफेंस रिफॉर्म्स को, ताकि इस हार्ड पावर डेफिसिट को हम टैकल कर सकें। तो हार्ड पावर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जोसेफ नाई बताते हैं कि हार्ड पावर वो एबिलिटी होती है कंट्री की जिससे कि आप दूसरे को कोअर्स कर सकें थ्रू मिलिट्री इकोनॉमिक मीन्स। सॉफ्ट पावर के अपोजिट हार्ड पावर होती है। सॉफ्ट पावर इज कि आप किसी को परसुएड कर रहे हो थ्रू कल्चर, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हार्ड पावर प्राइमरली रिफर्स टू मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल एज एंड स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेसिटी। इंपॉर्टेंस क्या क्या होगी हार्ड पावर की? सबसे पहले तो आप नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन सबसे डील करने के लिए। फिर आप अपनी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड कर सकते हो कि हाँ आपके पास खुद की हार्ड पावर है। ओके, तो आप किसी भी देश से के अगेंस्ट जा सकते हो, उससे डील कर सकते हो। दिस प्रिवेंट्स डिपेंडेंस ऑन अलायंसेस, जैसे कि यूएस हमें बार बार प्रेशराइज करता रहता है ना, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। जैसे कि हमने देखा कि यूएस जो है, जो वो नेटो में काफी ज्यादा फंडिंग करता है। ओके, तो बार बार यूरोपियन कंट्रीज को बोलता रहता है हम तुम्हें पैसे देते हैं एक्सेट्रा, हम आपके लिए फंडिंग करते हैं फॉर डिफेंस। तो वहीं इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। चाइना जो बार बार अपनी असर्टिवनेस दिखाता है उसको भी हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। पावर, अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया भी ऐसे शांत नहीं बैठने वाला है, वी आर ऑल्सो मिलिटरली वेरी पावरफुल। सिक्योरिटी हो जाएगी हमारी इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। क्राइसिस रिस्पॉन्स, ओके, तो hard power also underpins India's disaster relief missions like Operation Rahat, Operation Ganga in Ukraine.
अब इंडिया के पास हार्ड पावर डेफिसिट क्यों है? तो सबसे पहले तो देयर इज इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, जैसे कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें थोड़े डिलेज चलते हैं, सिविलियंस और मिलिट्री का उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, चीजें उतनी फास्ट पेस पे आगे नहीं बढ़ रही है। अनदर थिंग इज कि चलो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें इंडिजिनसली बिल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, तो लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर्स, सो समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू वल्नरेबिलिटी इन वॉर टाइम सप्लाई चेन्स। डिफेंस इंडस्ट्री में थोड़े इनएफिशिएंसीज है, प्रोजेक्ट्स में डिले होते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इतने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो अकेले कितना बना लेगी? वी नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स। R&D में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कमिटीज जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी होगी, नरेश चंद्र टास्क फोर्स हो गया, शेखतकर कमेटी होगी, एक्सेट्रा, इन सभी ने रिफॉर्म्स की बात की है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। हमें एक रिएक्टिव पोस्चर देखने को मिलता है, प्रोएक्टिवली इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके अगेंस्ट फिर हम सोचते हैं वो अब तो करना पड़ेगा, ओके। तो रादर देन रिएक्टिव पॉलिसी वी नीड अ प्रोएक्टिव पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, देयर हैव बीन स्कीम्स लाइक अग्निपथ, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस कॉरिडोर, एंगेजमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड चैलेंजेस का अपोजिट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इम्प्लीमेंटेशन लैग्स है तो उनको आप इम्प्रूव कीजिए, एफिशिएंसी इम्प्रूव कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट कीजिए, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कीजिए। सो स्ट्रक्चरल डिफेंस रिफॉर्म्स हमको चाहिए, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव ने इनसाइड नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, एंड दिस स्ट्रेसेस कि हमें थिएटर कमांड्स इन सबको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंडिजिनाइजेशन पे हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि स्टीफन कोहन बताते हैं कि इंडिया को इकोनॉमिक राइज के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो आपका स्लोगन है उसका सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन आपको डिफेंस में करने की जरूरत है। ये जो स्कॉलर्स है मोस्टली PSIR के स्टूडेंट्स के लिए मैं देती हूँ, ठीक है। जो जनरल GS के स्टूडेंट, जो जनरल लाइक GS आंसर्स आप लिख रहे हो, उसमें आप एक आध स्कॉलर यूज कर लो। सिविल और मिलिट्री फ्यूजन चाहिए, जैसे कि हमने बात की कि डिस्कनेक्ट की वजह से प्रॉपरली चीजें नहीं हो पा रही है, तो उसमें आप उनको लेकर आइए, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। प्राइवेट सेक्टर का रोल इंप्रूव कर सकते हैं, बैलेंस्ड कैपेबिलिटी, सस्टेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि अगर इंडिया को एक विश्व गुरु बनना है तो आपको सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एडिटोरियल एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।